मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश की भाजपा सहयोगी सरकार ने भी रमजान को देखते हुए मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 1 या 2 मार्च से शुरू होने वाले रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारी 1 घंटा पहले छुट्टी कर सकेंगे। तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने भी रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में 1 घंटा पहले छुट्टी करने का आदेश जारी कर दिया है। जी हां, यह फैसला तब आया है जब पड़ोसी राज्य तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने ऐसे ही आदेश जारी किया था, जिसे बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति कहकर आलोचना की थी। जी हां, तेलंगाना सरकार ने 2 मार्च से 31 मार्च तक मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को शाम 4 बजे घर जाने की अनुमति दी है। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को इसमें छूट नहीं दी गई है। जी हां, अब दिलचस्प बात यह है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी की सरकार ने भी ऐसे ही आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के तहत मुस्लिम कर्मचारियों, शिक्षकों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और गांव वार्ड सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक ऑफिस का काम 1 घंटा पहले छोड़ने की अनुमति दी गई, ताकि वे धार्मिक अनुष्ठान कर सके। हालांकि जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए महाकुंभ को मृत्यु कुंभ की संज्ञा देने के बाद से विवाद खड़ा हो गया। जी हां, देश भर में संत समाज जहां ममता बनर्जी के बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं बीजेपी की सांसद से लेकर विधायक तक हर कोई ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं यूपी से अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की समर्थन की है। जी हां, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हालिया भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए कुंभ को मृत्यु कुंभ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस धार्मिक आयोजन में वीवीआईपी को विशेष सुविधाएं दी जा रही, जबकि गरीब और सामान्य श्रद्धालुओं इन सुविधाओं से वंचित है। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ अब मृत्यु कुंभ में बदल चुका, वीआईपी लोगों को खास सुविधाएं दी जा रही। भगदड़ की घटना के बाद कितने आयोग कुंभ भेजे गए, बिना पोस्टमार्टम के ही शवों को बंगाल भेज दिया गया। वो कहेंगे कि लोगों की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई और फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जी हां, ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि आप देश को बांटने के लिए धर्म बेच रहे हैं। हमने यहाँ पोस्टमार्टम किया क्योंकि आपने बिना देते सर्टिफिकेट के शव भेज दिए। इन लोगों को मुआवजा कैसे मिलेगा? बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। जानकारी दे दें कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 25 से 30 अप्रैल तक पटना में होगी। जी हां, 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी से शुरू होगी, यानी उम्मीदवार इस तिथि से अप्लाई कर सकेंगे। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। जी हां, आयोग द्वारा एक्स पर किए गए पोस्ट के अनुसार 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च 2025 है। दूसरी भाषा में कहे तो योग्य उम्मीदवार 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 17 मार्च 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी की समग्र शिक्षा अभियान फंड में अपनी हिस्सेदारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम आपके बाप का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज पर हिंदी थोपने का प्रयास कर रही है। उदयनिधि ने आगे कहा कि राज 2190 करोड़ रुपए की भीख नहीं मांग रहे हैं, जिसे तमिलनाडु को सही तरीके से जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि ना तो तमिलनाडु सरकार और ना ही यहाँ के लोग भाजपा के झांसे में फंसेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा और 2 भाषा की नीति खतरे में है। उदयनिधि ने दावा किया कि वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि हमें हिंदी स्वीकार करनी चाहिए। वो तमिलनाडु की इतिहास, संस्कृति और विशिष्ट पहचान को नष्ट करना चाहते हैं। फांसीवादी भाजपा सरकार
तमिल लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। बिहार के जमुई जिले में हिंसा के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। यहाँ हिंदू स्वाभिमान मंच के नेताओं पर पथराव के बाद दो गुटों में काफी झड़प हुई थी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बलियाडी गांव में अभी भी धारा 144 लागू है। इसके अलावा यहाँ भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई और पुलिस यहाँ हर मोमेंट पर नजर रख रही है। जी हां, और अब तक यहाँ कुल 10 गिरफ्तारियां की पुष्टि की गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार झाझा, जमुई एवं मल्लेपुर थानों की पुलिस टीम ने खुशबू पांडे की गिरफ्तारी की है। हालांकि नाम लेने से अधिकारी इनकार कर रहे हैं। जी हां, गांव में अभी भी धारा 144 लागू है, इसलिए लोग घर, दुकानों, चौक चौराहों व अन्य जगहों पर भीड़ भाड़ न लगाएं। बिहार में जमीन और फ्लैट खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है जो उनके लिए झटका हो सकता है। जी हां, खबर है कि बिहार में फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री को लेकर जो मूल्य निर्धारित किए जाते उसकी समीक्षा शुरू हो गई। साफ है कि समीक्षा के बाद खबर ये भी कि फ्लैट और जमीन की MVR यानी न्यूनतम मूल्य दर में बढ़ोतरी हो सकती है। MVR को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बिहार के तमाम जिला स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार करवाया जा रहा, जिसमें वर्तमान मूल्य की पूरी जानकारी होगी। इसके बाद बिहार का निबंधन विभाग अपने स्तर पर इसकी पूरी समीक्षा करेगा और उसके बाद राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगर सरकार प्रस्ताव मंजूर करती है तो नया दर इसी साल लागू किया जा सकता है। बदायूं में सिविल जज की त्वरित अदालत में जारी नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी मामले की सुनवाई बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण स्थगित कर दी गई। जी हां, मामले से जुड़े एक वकील ने यह जानकारी दी है। वकील ने बताया कि मामले में अब अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। अदालत ने 11 फरवरी को इंतजामिया कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद त्वरित अदालत के न्यायाधीश अमित कुमार ने मुस्लिम पक्ष को अंतिम अवसर देते हुए अगली सुनवाई 19 फरवरी के लिए निर्धारित की। हालांकि वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी और न्यायाधीश ने अब 10 मार्च की नई तारीख तय की है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय के बाहर उस समय जबरदस्त हंगामा हो गया है जब रेल मंत्री रवनीत बिट्टू CM आवास पर उनके डिबेट करने पहुंचे। रवनीत बिट्टू की पहुंचने की सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। जी हां, ये पूरा हंगामा करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद वो CM आवास पहुंचे तो पुलिस ने उसे रोक दिया, जिससे बिट्टू और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस हुई। जब चंडीगढ़ पुलिस ने रवनीत बिट्टू की काफिले को ब्लॉक किया तो उनकी सुरक्षा टीम और चंडीगढ़ पुलिस के बीच झड़प हो गई। करीब 1 घंटे तक बिट्टू CM आवास के बाहर रहे, लेकिन उन्हें CM आवास में नहीं बुलाया गया। जी हां, बताया जा रहा है कि वो अपने साथियों के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले लोगों पर एक्शन की मांग को लेकर CM ऑफिस पहुंचे थे। अरब देशों के संगठन गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के एक और सदस्य ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी ने ऐलान किया है कि वो भारत में $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में किया जाएगा। कतर के अमीर की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानी के बीच व्यापक वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को $14 अरब से दुगना कर $28 अरब तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025 से 2026 के लिए बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, जल आपूर्ति परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया और नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की निर्माण सहित प्रमुख पहलुओं की घोषणा की गई। दिया कुमारी ने आगामी वर्ष में सरकारी विभागों और राज्य उपक्रमों में
1.25 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।